हेलो स्टूडेंट्स, आपका पीएचपी में स्वागत है। मेरा नाम नाजिम खान और हमने लास्ट क्लास में कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 4 देखेंगे। इसमें बेटा सबसे पहले देखेंगे, आपको पता है हमने देख लिया था असहयोग खिलाफत आंदोलन चालू हो गया था। पहले गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में कौन से सितंबर 1920 में जो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुआ था उसमें खिलाफत का प्रस्ताव पारित करवाया। फिर उसके बाद उसी सन में 1920 में ही दिसंबर में नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करवाया था। फिर दोनों को क्या कर दिया था, कंबाइन करके दिसंबर के बाद जनवरी और जनवरी के 1920 के बाद 1921, तो जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत कंबाइन होके चालू हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया। अब बेटा क्या हुआ था, आंदोलन तो आपको पता है पूरे देश के लिए चलाया था असहयोग खिलाफत आंदोलन। पहले दोनों अलग अलग थे, खिलाफत चला था तुर्की के समर्थन में, असहयोग चला था क्योंकि गांधी जी ने अपनी हिंदू स्वराज बुक में 1909 में लिखा था कि भारतीयों की वजह से शासन स्थापित हो पाया ब्रिटिश सरकार का और उन्हीं की वजह से चल पा रहा है। तो उन्होंने कहा अब हम सहयोग नहीं करेंगे, तो गांधी जी ने पूरे देश में सहयोग ना करने पर बल दिया और आह्वान किया कि खिलाफत और असहयोग के साथ लोग जुड़े और ब्रिटिश सरकार की सभी चीजों का बहिष्कार करें। इस तरीके से ब्रिटिश सरकार ये देश छोड़ के चली जाएगी। तो बेटा सबसे पहले लेकिन जब पूरे देश में आंदोलन चला ना, हर जगह चला, इस आंदोलन का मेन मकसद बेटा स्वराज की प्राप्ति था, स्वतंत्रता था। लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए जो भी इस आंदोलन से जुड़ा था, कई व्यक्ति के लिए आजादी का स्वतंत्रता का मतलब कुछ और था, कई के व्यक्तियों के लिए कुछ और था। तो इस आंदोलन को विभिन्न समुदायों ने विभिन्न तरीके से लिया। ठीक है, भाग लिया, सभी ने भाग लिया, लेकिन इसका अर्थ किसका अर्थ, स्वराज का अर्थ लोगों के लिए अलग अलग था। किसी के लिए आजादी, किसी के लिए स्वराज कुछ और है तो किसी के लिए कुछ और है। जैसे कि आपने ईगो का पहला चैप्टर है विकास वाला, उसमें भी आप पढ़ते हो विकास, एक व्यक्ति के लिए विकास अलग है तो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास अलग है। जैसे एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर मैंने पढ़ाया था, उसके लिए विकास बेहतर मजदूरी हो, ज्यादा अधिक दिनों। वही शहर में कोई अमीर घर के परिवार के एक लड़के है, उसके लिए विकास का मतलब क्या है, विदेशों में जाके पढ़ाई कर सके, अपने फैसले खुद ले सके। दोनों के विकास के लक्ष्य डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह सबके लिए, सब आंदोलन से जुड़े विभिन्न समुदाय, लेकिन सबके लिए स्वराज आजादी के लक्ष्य अलग अलग थे। अब सबसे पहले जो आंदोलन फैला शहरों में फैला, कहा शहरों में, कस्बों में। शहरों में भी मध्य वर्ग जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन को एक तरीके से शुरुआत दी। उन्होंने पहला आंदोलन उन्होंने किया क्या, उन्होंने जो उनके बच्चे थे हजारों विद्यार्थी, उन्होंने कहा कि हम इन्होंने जो कॉलेज और स्कूल बनवाए हैं, हम इनके कॉलेज और स्कूलों का बहिष्कार करते हैं। हम ना इनके कॉलेज में पढ़ेंगे ना स्कूलों में पढ़ेंगे, बल्कि जो हमारे भारतीय संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट है ऑफ एजुकेशन के जो इंडियन इंस्टीट्यूट है, उसमें हम पढ़ाई करेंगे। तो इन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया हजारों विद्यार्थियों ने। जो अब कॉलेजों में हेडमास्टर और शिक्षक पढ़ाते थे, उन्होंने कहा जब बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे तो हम भी इनके स्कूलों कॉलेजों में हम भी पढ़ाएंगे नहीं। तो इन्होंने भी क्या दे दिए, इस्तीफे दे दिए कि हम आज से आपके स्कूल कॉलेजों में नहीं आएंगे। वकील बेटा, पहले आपको पता CR दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बहुत बड़े, महात्मा गांधी इवन बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर थे। तो ये मुकदमे भी लड़ते थे, तो और बहुत से वकील थे जो मुकदमे लड़ते थे कोर्ट में। उन्होंने कहा अब हम इनके कोर्ट का बहिष्कार करते हैं, हम यहाँ पर मुकदमे लड़ेंगे नहीं। तो देखो शहर के मध्य वर्ग के लोगों ने आंदोलन शुरू किया, हजारों विद्यार्थियों ने पहले स्कूल और कॉलेज छोड़े, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए।
मतलब ये कह रहे थे कि अब हम इनके किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेंगे। बेटा जब हेल्प कोई व्यक्ति करता है तो काम क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है, इजीली से। तो इनका जो गवर्नमेंट रन कर रही थी, रूल कर रही थी, वो हेल्प से आसानी से कर पा रही थी। अब हेल्प करनी बंद कर दी तो उन्हें रूल करने में समस्या पेश आएंगी। तो इसलिए सबने कहा हम अब हेल्प नहीं करेंगे। जो पार्टी थी पहले, सरकार क्या करती थी, ताकि जो बड़े बड़े लीडर्स है वो शांत रहे, लोगों को आंदोलन के लिए ना बुलाए, उन्हें अपने विधायी परिषदों में चुनाव लड़वाती थी और काउंसिल में जगह दे देती थी थोड़ी सी, ताकि शांति बनी रहे। तो पार्टियों ने कहा अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना ही इनके चुनाव में भाग लेंगे, हम बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार क्या, एक तरीके से हम किसी भी चीज का यूज ना करना या फिर किसी भी चीज में भाग ना लेना, बाइकआउट करते, ठीक है। लेकिन एक पार्टी थी बेटा मद्रास की, कौन सी पार्टी मैंने हाईलाइट कर रखी है, जस्टिस पार्टी। पेपर में ये भी आता है कि कौन सी पार्टी ने विधायी परिषद के चुनावों में भाग लेने का फैसला क्यों किया, क्योंकि गांधी जी के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए सबने उनकी मदद की। बहुत सारी पार्टियों ने कहा हम भी आपकी मदद करते, लेकिन इस पार्टी ने गांधी जी को समर्थन न दिया पार्टी में, क्योंकि बेटा ये जो निम्न जाति के लोग थे उनकी पार्टी थे। अब इन्हें जो अधिकार चाहिए तो ब्राह्मणों वाले चाहिए थे। अब इन्होंने कहा हमें वो स्थिति तभी प्राप्त हो सकती है जब हम काउंसिल में जाके अपने हक की बात रखेंगे। तो इसलिए कहा हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। तो कौन सी पार्टी थी बेटा, जस्टिस पार्टी। लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार कर दिया कि आप, क्योंकि वो रूल तो हम पे बाद में, क्या पहले मेन मकसद तो उनका मैंने आपको बताया था व्यापार करना, तो व्यापार तब भी कर रहे थे। अब भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता देश तब भी था और आज भी बहुत बड़ा उपभोक्ता देश है। तो उस समय उनका सामान ज्यादातर हम ही खरीदते, तो हमने कहा अब इनका सामान ना खरीदेंगे। अगर सामान नहीं खरीदेंगे तो इनकी इनकम नहीं होगी, फिर वो ये इनका बिजनेस नहीं होगा तो बंद करेंगे, जाएंगे यहाँ से। तो इन्होंने कहा हम विदेशी सामानों का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और साथ में इन्होंने क्या किया, जो विदेशी कपड़े थे जो विदेशी मशीनों में बनते थे या फिर जो विदेश से आते थे, उनकी होलिका जलाने लगे, यानी कि उन कपड़ों को जलाने लगे। इन्होंने एक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर देते। साथ में इन्होंने क्या किया, जो उनके द्वारा शराब की दुकानें खोली गई थी उसकी पिकेटिंग की। क्या की, पिकेटिंग की। पिकेटिंग क्या होती है बेटा, दुकान के अंदर, मान लो कोई भी दफ्तर है, दुकान है या कहीं पे भी जाने का जो रास्ता होता है ना, उस रास्ते को रोक देना कि हम दुकान के अंदर जाने नहीं देंगे। तो ये जो रास्ते को रोकते, ये एक विरोध प्रदर्शन का तरीका है। दुकान के अंदर जाने के रास्ते को रोक लेना ही पिकेटिंग कहलाता है, ठीक है बेटा। अब एक बात सुनना, जो इन्होंने क्या कहा कि हम विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे, यूज नहीं करेंगे। अब जब यूज नहीं करेंगे तो यूज क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा जितनी भी हमारी जो इंडियन मिल्स है, जितनी भी इंडियन फैक्ट्री है, उनमें जो सामान बन रहा है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पहले के मुकाबले में जो इंडियन फैक्ट्रीज थी और जो हाथों से बनने वाला सामान था, हथकरघा से जो सामान बनता था, उनमें क्या आ गई, वृद्धि आ गई, मांग बनने लगी और साथ में उन्होंने फिर सप्लाई भी बढ़ा दी, यानी कि उनमें उत्पादन भी बढ़ गया। अब देखना, भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। अब विदेशी वस्तुओं की जगह कुछ तो यूज करेंगे, तो इंडियन सामान यूज करने लगे। जब इंडियन सामान यूज करने लग गए तो जाहिर सी बात है इनका उत्पादन तो बढ़ेगा ही, ठीक है। शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने के कारण, अब बेटा मैंने बता दें, इन लोगों ने शहरों में आंदोलन इस प्रकार से चलाया, इस प्रकार से अपना अपना विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन अब धीरे धीरे आंदोलन चला, आंदोलन इतना अच्छा चल रहा था और इस तरीके से चलाया था। अब आंदोलन धीमा क्यों पड़ रहा है, क्यों खत्म होता जा रहा है शहरों में आंदोलन, तो उसके कुछ रीजन थे।
पहला रीजन क्या था आपको पता है, जो चीज मशीन से बनती है तो ज्यादा क्वांटिटी में बनती है, प्लस में उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, और जो हाथों से बनती है बेटा वो महंगी होती है। तो जो कपड़ा, जो खादी कपड़ा था वो मिलों, खादी कपड़ा जो था जो मिलों में बनता था, ब्रिटिश सरकार बनाती थी, वो महंगा, वो सस्ता था किससे, खादी से। किससे सस्ता था, खादी से। अब हमने ब्रिटिश सरकार के तो सामान का बहिष्कार कर दिया, लेकिन हम कौन सा कपड़ा यूज कर रहे थे, खादी का बना हुआ, और वो क्या था, महंगा था एज कंपैरिजन टू ब्रिटिश क्लोथ्स। ठीक है, इस ब्रिटिश कपड़ों के तुलना में ये महंगा था खादी। जब हमने इसका इस्तेमाल चालू कर दिया तो जो गरीब लोग थे वो खरीद नहीं पाते थे इसे, तो अब वो बेचारे क्या करें। तो धीरे धीरे उन्होंने, एक समय आया कि अब हमसे बहिष्कार नहीं होता, दोबारा से उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश शासन के जो भी उत्पादन होता था, जो भी सामान बनते थे, उन्हें यूज करना दोबारा से चालू कर दिया। पहला रीजन पता चल गया, जो इंडियन चीजें थी वो महंगी थी एज कंपैरिजन टू जो ब्रिटेन की चीजें थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, गरीब ज्यादा थी, गरीबी थी, तो इन्होंने दोबारा से उन चीजों का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। दूसरा रीजन क्या है, अब इन्होंने कहा, बच्चों ने कहा हम कॉलेज स्कूल नहीं पढ़ेंगे, हम तो अपने इंडियन कॉलेज स्कूलों में पढ़ेंगे। जो इंडियन कॉलेज यानी कि ऑप्शनल, वो मेन थे, ये ऑप्शनल थे, ऑप्शनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो डेवलप हो रहे थे इंडियन, वो उनकी जो प्रक्रिया थी, निर्माण की, स्थापना की प्रक्रिया थी, क्या थी, बहुत धीमी, बहुत ही कम स्कूल खोल लेते और बहुत लंबे समय के बाद स्कूल खोल लेते। तो इसलिए मजबूरी में विद्यार्थियों को कहा जाना पड़ गया, दोबारा से उनके कॉलेज और स्कूलों में जाना पड़ गया। क्यों जाना पड़ गया, क्योंकि भारत में वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया क्या थी, बहुत धीमे थे, धीरे धीरे खुले थे, ज्यादा थे नहीं थे, इसलिए इन्होंने वापसी कॉलेज और स्कूलों में ब्रिटिशों के जाना चालू कर दिया। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे, अभी मैंने बताया। और मैंने आपको बताया था वकीलों ने मुकदमा लड़ने छोड़ दिया था, यानी कि कोर्ट जाना छोड़ दिया था, तो वकीलों ने भी एक समय आ गया था, उन्होंने कहा भी हम भी अब दोबारा से कोर्ट जाएंगे तो और मुकदमे लड़ेंगे, तो उन्होंने भी कोर्ट जाना चालू कर दिया। इस तरीके से शहरों में आंदोलन, मैंने आपको बता दिया कैसे फैला, और फिर फैलने के बाद कैसे आंदोलन एक तरीके से खत्म हो गया। अब बेटा आप तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट पेज पे ग्रामीण क्षेत्रों और उससे आगे चैप्टर करेंगे। तो बेटा अभी हमने देख लिया था शहरों में आंदोलन किस प्रकार हुआ, अब देखेंगे ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कैसे हुआ। बेटा इसमें दो है, एक तो अवध का और दूसरा है आंध्र प्रदेश की कुडेन पहाड़ियों का। पहले अवध के बारे में देख लेते, फिर पहाड़ी के बारे में देख लेंगे। तो बेटा अवध उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां पर किसान थे, वो अंग्रेजों के शासन से बहुत ज्यादा, वैसे तो पूरा देश ही परेशान था, उनके साथ भी परेशानी हो रही थी, लेकिन किसान जो सरकारें थी उन्होंने किसानों को कुछ अधिकार देते, किसानों को नहीं, जमींदारों को, जमींदारों ने, वहां के जमींदारों ने किसानों को परेशान करके रखा था। जैसे उनसे उच्च लगान, बहुत ज्यादा हाईफाई लगान लेते थे। बेगारी, बेगारी क्या होता है बेटा, बेगारी होता है उनसे काम वाम करवा लिया, अब उनसे उनकी बारी आती है पैसा दो, तो पैसा नहीं देते थे, बस खाली काम करवा, बिना पैसे दिए उनसे काम करवाना बेगारी कहलाता है। बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना बेगारी कहलाता है। और लगान के अलावा भी कई तरह के टैक्स लेते थे, कभी किसी चीज पे, कभी किसी चीज पे। लोग किसान बेटा, वहां के किसान बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने विद्रोह करने से पहले अपनी मांगे रखी, हमारी मांगे लगान हम देंगे, ब्रिटिश सरकार लेती लगान देंगे, लेकिन क्या कर दिया जाए, कम किया जाए, इतना ज्यादा लगान ना लिया जाए, और जो हमसे बेगारी करवाई जाती है, फ्री फंड में काम करवाया जाता है, वो भी क्या जाए, बंद करा जाए। दमनकारी जमींदार, किसान, सरकार से तो हमें दिक्कत है, लेकिन ये जमींदारों ने ज्यादा परेशान कर रखा है, सरकार ने इन्हें राइट्स दे रखे, ये हमें ज्यादा परेशान करते हैं, इसलिए इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हम डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार से बात करेंगे। अब ये सब उनकी, ये तो परेशानी थी, ये उनकी मांग थी, तो वहां पर नेहरू जी गए जून 1920 में उनकी समस्या सुनने। कब गए, जून 1920 में नेहरू जी उनकी अवध में
समस्या सुनने गए, और जब उन्होंने समस्या सुनी तो इन्होंने कहा ठीक है चलो मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। तो फिर वो वापसी आ गए। फिर अक्टूबर में गए वो दोबारा, और जब वो गए 1920 में, उसी सन में गए तो 1920 में जून में समस्या सुनी, अक्टूबर में चले गए और वहां पर किसानों को एक साथ किया और वहां पर क्या बना दी, अवध किसान सभा। किसानों को संगठित कर दिया कि अब एक अकेला किसान आवाज नहीं उठाएगा, सब मिलकर उठाएंगे। उनके अवध किसान सभा बनाने में सहयोग किसने दिया, बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र और अन्य नेताओं ने, वहां के जो नेता थे। बेटा ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है, अवध किसान सभा किसने बनाई, तो नेहरू जी ने, और प्लस में बाबा रामचंद्र ने और अन्य नेताओं ने। ये महीने भर के अंदर इसकी कितनी शाखाएं खुल गई थी, 300 से भी ज्यादा शाखाएं खुल गई थी अवध किसान सभा की। अब बाबा रामचंद्र का नाम आया क्योंकि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, इन्होंने किया था। तो इनके बारे में जान लेते हैं। अवध में किसानों का जो आंदोलन हुआ 1921 में, वो इन्होंने किया। ये आने से पहले, जब इन्हें पता चल रहा था कि आंदोलन चालू होगा, आने से पहले कहाँ थे, ये फिजी में थे। कहाँ थे, फिजी में। क्या कर रहे थे, फिजी में मजदूरी कर रहे थे। और कैसे मजदूर थे ये, गिरमिटिया मजदूर। बेटा गिरमिटिया मजदूर क्या होता, कुछ समय एक अनुबंध के तहत युगांडा ऐसी ऐसी जगह पे विदेशों में जाकर इन्हें भारतीयों को मजदूरी करनी पड़ती थी। अब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता था। अब बाद में मजदूर इस कॉन्ट्रैक्ट को गिरमिट कहने लगे। कॉन्ट्रैक्ट जो है गिरमिट है, और बाद में इसी आधार पर इन मजदूरों को जो इस गिरमिट अनुबंध के तहत जाते थे गिरमिटिया मजदूर कहने लगे। बाबा रामचंद्र भी इसी गिरमिट के तहत गए थे, इसलिए इन्हें भी गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। बेटा फिर 1921, ये तो 1920 की बात है। अब असहयोग खिलाफत आंदोलन कब चलता है, 1921 में। आपको पता है कंबाइन होके जब आंदोलन चलता है तो किसानों ने क्या किया, देखो किसानों को ये नहीं था कि ब्रिटिश सरकार देश छोड़ के चले जाए, आजादी मिल जाए। हमने अभी टाइटल क्या पढ़ा, आंदोलन के भीतर विभिन्न किस्में। क्या, स्वराज का मतलब अलग अलग था। इनका स्वराज का मतलब क्या था, इन्हें ब्रिटिश सरकार से आजादी नहीं चाहिए थी। इनका ये कोई लेना देना नहीं था कि ब्रिटिश सरकार चले। इनका मेन जो दिक्कत थी किससे थी, जमींदारों से, तालुकदारों से, बड़े बड़े व्यापारियों से। इसलिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार से कोई दिक्कत नहीं थी, इन्हें मेन दिक्कत इनसे थी, जमींदारों से, व्यापारियों से। इन्होंने इनके घरों पे क्या कर दिए, हमले कर दिए। अब मौका देखा आंदोलन चालू तो इन्होंने घरों पे हमले कर दिए अपना हिसाब बराबर करने के लिए। बाजारों में क्या कर दी, लूटपाट कर दी, सामान लूटने लग गए, और जो अनाज के गोदाम थे उन पर कब्जा कर लिया। अब देखो क्या गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसलिए चलाया था कि अनाज जहाँ पर उस पर कब्जा कर लो, लूट मार करो या हमले करो घर पे। गांधी जी ने तो मकसद ये था कि हम इनकी हेल्प ना करके इन्हें मजबूर कर देंगे कि देश छोड़ के जाए, और यहाँ पर ये कुछ और ही कर रहे। तो ये अवध में ये सब हुआ था। बेटा ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया, अवध किसान सभा कब और किसने बनाई, और नेहरू जी ने दौरा कब किया, किसान क्यों परेशान थे, फिर किसानों ने आंदोलन चालू होते ही स्वराज का क्या मतलब निकाला, उनके हिसाब से आज़ादी किससे थी, जमींदारों के साथ। ये सब कर दो, आज़ादी है हमारे लिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे आंध्र प्रदेश के उड़ेम पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे और भी आगे के चैप्टर देखेंगे। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा आप देख लेते हैं ग्रामीण इलाके में दूसरा कौन सा आंदोलन था। पहला हमने बता दिया था अवध में था, अब कौन सा है, आंध्र प्रदेश में। कहा, आंध्र प्रदेश में, जिसे उग्र गुरिल्ला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब बेटा क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश में जो लोग पहाड़ी पे रहते थे ना, तो लोगों की जो आजीविका चलती थी, जैसे कि पशुओं को चराना, फल बीनना और लकड़ियां काटना, ये सब वनों से चलती थी। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, वनों के अंदर दाखिल होने पर, जाने पर पाबंदी लगा दी कि आप वनों के अंदर नहीं जा सकते। अब उनकी आजीविका
प्रभावित हो गई। फल कहाँ से बीनेंगे, जीवन कैसे गुजारेंगे। और साथ में इनका जो था अधिकार जनजाति लोगों का जंगलों पर बहुत पहले से था, परंपरा से। तो इन्हें लगा कि हमारा जो परंपरागत अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है और साथ में उनकी आजीविका भी। तो इससे गुस्से में आ गए थे और नाराज हो गए थे, जिसलिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा। अब देखते हैं 1920 के दशक में आंध्र प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों पे, गुडेम पहाड़ियों पे, कौन सी पहाड़ियों पे, गुडेम पहाड़ियों पे एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला। बेटा पेपर में आता है उग्र गुरिल्ला आंदोलन कहाँ फैला, या फिर गुडेम पहाड़ियों पे, या फिर आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन फैला 1920 के दशक में। अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। मैंने अभी बताया आपको, सरकार ने कहा कि अब से वन में कोई भी जाएगा नहीं, ना पशु चरा सकता, ना फल बीन सकता, ना लकड़ियां ला सकता। तो इससे उनकी आजीविका क्या हुई, प्रभावित हुई। और उन्हें लगा परंपरागत, यानी कि जो पहले से चलता आ रहा है, परंपरा से जो हमारे पूर्वज करते थे, यानी कि वनों में जाते थे, यह अधिकार था उनके पास, हमारे पास भी अधिकार है। ये हमारा कौन सा अधिकार है, परंपरागत अधिकार, ये हमसे छीना जा रहा है। तो वहां की सरकार के खिलाफ वो क्या आ गए, गुस्से में आ गए। पहले तो यही घटना घटी, गुस्से में आ गए। ऊपर से सरकार क्या कह रही है, सड़क बननी है तो तुम्हें बेगारी करनी है। बेगारी का मतलब बताया था, हम कोई पैसा नहीं देंगे, फ्री फंड में करना है। एक तो तुमने जंगलों में जाना बंद कर दिया, अब ऊपर से फ्री में काम भी करवा रहे हो, सरकार सड़क निर्माण करवा रहे हो, तो लोग गुस्से में नहीं आएंगे। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार, मैंने पहले भी बताया था बेगार क्या है, बिना मजदूरी दिए हुए मजदूरी करवा लेना, मजबूर कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा, बस हो गया बात, अब हम नहीं छोड़ेंगे। अब हमने क्या कर दी, बगावत कर दी उन लोगों ने, बस बात खत्म। उनका नेतृत्व किसने किया, उनके बीच में एक नेता था जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। वहां पर कौन थे, बाबा रामचंद्र, सन्यासी बाबा रामचंद्र। यहाँ पर कौन है, अल्लूरी सीताराम राजू। इन्होंने कहा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारा कमांडर हूँ, मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा, तुम टेंशन मत लेना, मेरे पास दिव्य शक्ति है। क्या दिव्य शक्ति है, ये जो खगोलीय चीजें है ये सब मैं बता सकता हूँ, मैं लोगों को ठीक कर सकता हूँ, मुझे गोलियां नहीं मार सकती, कितने जलाने चलाओ गोलियां, मुझे जान से नहीं मारेंगी। लोग उसे अवतार समझने लग गए थे, ईश्वर का अवतार। उन्होंने कहा आज से मैं संभालूंगा सारा मेन। अल्लूरी सीताराम राजू के पास उन्होंने दावा किया कि मेरे पास क्या विशेष शक्तियां, पहली वे सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते, बता सकते। दूसरा, लोगों की तबीयत खराब है तो उन्हें क्या कर सकते, स्वस्थ कर सकते। तीसरा, कितनी भी गोलियां मार लो उन पर कोई असर नहीं होगा। विद्रोही उन्हें ईश्वर का अवतार मानने लगे थे, ठीक है, क्योंकि इतने सारे चमत्कार वो कह रहे थे मैं ये कर सकता, वो कर सकता। लोगों ने कहा जैसे ईश्वर के अवतार होंगे। पुलिस थानों पर हमले किए, फिर इन्होंने कहा मैं तुम्हारा नेता हूँ, तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूँ, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुलिस जितने भी पुलिस चौक है सब वहां पर जाके मारेंगे। और ब्रिटिश अधिकारों को मारने की कोशिश भी की और स्वराज प्राप्ति के लिए उग्र गुरिल्ला युद्ध चलाया, जो मैंने अभी आपको बताया। अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, ठीक है, गांधी जी के मानने वाले थे, फॉलोअर्स थे। लेकिन उनका ये मानना था कि जो आज़ादी है हमें कब मिल सकती है, जब हम बल के प्रयोग पर आजादी, अहिंसा नहीं। गांधी जी अहिंसा मानते थे, वो गांधी जी को मानते थे, लेकिन वो अहिंसा नहीं मानते थे, वो कहते थे बल के आधार पर, बल पूर्वक हमें आजादी मिल सकती है। हालांकि इनका जो आजादी का मतलब था, स्वराज का जो मतलब था, वो ये मतलब था कि हमें जंगलों में आने जाने दिया जाए, हमारे जंगलों में हमारे प्रवेश को बंद निषेध ना किया जाए, हमें जाने दिया जाए जंगलों में, यही हमारे लिए आजादी, ठीक है। इन्होंने भी स्वराज का मतलब कुछ और समझा, लेकिन गांधी जी से प्रभावित थे, इन्होंने सोचा असहयोग चल रहा है, लेकिन इन्होंने कहा अहिंसा हिंसा कुछ नहीं, हम तो हिंसा का मार्ग अपनाएंगे और वही मार्ग से ही आज़ादी मिलेगी, वरना नहीं मिलने की आज़ादी। मानते गांधी जी को तो, लेकिन इनकी जो राय थी इनकी अलग थी, बिल्कुल मुख्तलिफ थी राय इनकी, अलग थी। किनसे, गांधी जी से।
फिर इन्होंने कहा नहीं, फिर इन्होंने ये सब हिंसा फैलाई, हिंसा फैलाई, अधिकारियों को मारा, ठीक है, और पुलिस स्टेशनों पर हमले कर दिए। फिर ये 1924 में पकड़े गए, कोई भी वो पकड़ा ही जाता है एक दिन। 1924 में जब ये पकड़े गए तो इन्हें क्या दे दिया गया, फांसी की सजा दे दी, क्योंकि इन्हें तो गोलियां मार नहीं सकती थी, तो इसलिए इन्हें क्या लटका दिया, फांसी पे लटका दिया, और इस तरीके से मर गए। और ये अपने लोगों के बीच में लोक नायक बन गए। और अब हम देखेंगे असहयोग आंदोलन, मैंने बता दिया कैसे कैसे लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या क्या था। मैंने आपको अवध किसान भी बता दिया, उग्र गुरिल्ला आंदोलन, और अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में, और बाबा रामचंद्र के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे असहयोग आंदोलन तो ऐसे चल रहा था विभिन्न देशों में, अब आंदोलन वापसी लेने का तत्कालिक कारक क्या था। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेटा अब हम बात करेंगे बागानों में स्वराज का मतलब क्या निकला। पहले हमने ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में देख लिया था, अब देखेंगे बागान में स्वराज का मतलब क्या निकला। स्पेशली हम असम के बागानों के बारे में पढ़ेंगे। बेटा इंग्लैंड में एक कानून बना था 1859 में, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इस कानून के तहत ये बात की गई थी कि बागान में जो मजदूर है, जो काम करते हैं, वो बिना बागान मालिक की अनुमति के ना तो बाहर जा सकते ना अंदर आ सकते, और जहां से आए हैं वो वहां से ताल्लुक भी नहीं रख सकते, संबंध भी नहीं रख सकते। तो ये था इसमें, इस एक्ट के तहत मजदूरों को बागान से बाहर बिना इजाजत के जाने की अनुमति नहीं थी। जब गांधी जी ने 1921 में आंदोलन चालू किया, असहयोग खिलाफत आंदोलन, तो इन्हें पता चल गया, तो इन्होंने कहा कि अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम बागान से अपने अपने घरों को जा रहे। जब इन्होंने हजारों मजदूरों ने बागान छोड़ दिए, बिना अनुमति के अपने स्थान पर चले गए। जब वो बीच में जा रहे थे मंजिल पे, तो वहां पर चक्का जाम हो रखा था। क्यों हो रखा था? क्योंकि रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल चल रही थी, जिसकी वजह से जाम लग रहा था। अब मजदूर जो थे वो बीच में ही फंस गए, पीछे से पुलिस वालों ने पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो बेरहमी के साथ पीटा उन्हें। कैसे? बहुत बुरी तरीके से पीटा उन्हें। गांधी जी के आंदोलन के बारे में पता लगने पर मजदूरों ने बागान छोड़ दिए, अपने अपनी मंजिलों के लिए रवाना हो गए। जब वो रवाना हुए तो रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के चलते हुए अपनी मंजिलों तक नहीं पहुंच पाए, और जब नहीं पहुंच पाए तो पीछे से पुलिस ने पकड़ लिया और बाद में बेरहमी से पीटा गया। तो बागान में बेटा स्वराज का मतलब, आजादी का मतलब क्या था कि देश आजाद होना हो, हमें कोई लेना देना नहीं, बस हमारे लिए आजादी का मतलब इतना है कि हमें बागान में आने जाने दिया जाए, वो भी बिना अनुमति के। यह उनके लिए स्वतंत्रता स्वराज का मतलब था। या हालांकि गांधी जी ने असहयोग तो देश की आजादी के लिए चलाया, लेकिन उनके लिए असहयोग या स्वराज का मतलब कुछ और था। अब बेटा ये तो किसमें हो गई। अब असहयोग आंदोलन वापसी क्यों लिया, क्यों बंद किया, क्या मेन कारक था? तो पहला क्या हुआ था बेटा, उसमें जो तत्कालिक कारक था वो चोरी चोरा हत्याकांड का था। चोरी चोरा एक गांव है, कहां पर? गोरखपुर में, और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर क्या हुआ था बेटा, यहाँ पर चोरी चोरा में एक पुलिस चौकी थी। क्या थी? पुलिस चौकी। पुलिस चौकी में 22 पुलिसकर्मी थे। कितने? 22 पुलिसकर्मी थे। 22 पुलिसकर्मी थे। अब यहाँ से बाजार में से, यहाँ पर चौकी के पास से बाजार में से असहयोग आंदोलनकारियों का क्या निकल रहा था? शांतिपूर्वक जुलूस। यहाँ से जुलूस निकल रहा था। जब जुलूस निकला तो इन्हें कुछ कहा होगा, इन्होंने कुछ कहा होगा। ये वैसे भी जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेके गुस्से में थे, और प्लस में ये वैसे भी तादाद में ज्यादा थे, कम थे 22 पुलिसकर्मी। तो इनके साथ क्या हो गया? ये हिंसक हो गए। क्या हो गए? हिंसक हो गए। इस वजह से जब पता चला, जब गांधी जी को घटना पता चली कि पुलिस चौकी में 22 पुलिसकर्मियों को जलाकर मार दिया था बेटा, जब ये हिंसक हो गए ना, इन्होंने पुलिस थाने में क्या लगा दी? आग लगा दी, और आग में 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए। जो अपनी जान बचाने के लिए बाहर को निकला
उसे पहले पीटा और फिर वापसी थाने में फेंक दिया, आग में इस तरीके से मर गए। गांधी जी को पता चला मेरा आंदोलन क्या होता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है, और गांधी जी का सिद्धांत सत्य और अहिंसा, तो आंदोलन क्या हो गया, हिंसक होता जा रहा था। इसलिए गांधी जी ने फैसला किया मैं इस असहयोग आंदोलन को यहीं पे रोकता हूँ और इसे या फिर वापसी लेता हूँ। इस तरीके से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापसी ले लिया। तो बेटा ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।